वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडिफाई ट्यूशंस। और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता। और आज हम लेकर के आए ट्यूटोरियल्स जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 9 बीएड थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 है हमारा असेसमेंट एवेल्युएशन एंड लर्निंग। तो हम इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट नोट्स के पे हम डिस्कशन करेंगे, इसे कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम देखते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस व्हाट इज़ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन कि असेसमेंट और एवेल्युएशन क्या होता है, असेसमेंट का और एवेल्युएशन का डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर्स, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट और एवेल्युएशंस में क्या डिफरेंसेस है, पर्पस ऑफ असेसमेंट, पर्पस ऑफ एवेल्युएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेल्युएशन, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट्स मतलब कि टाइप्स या जो भी असेसमेंट का क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस वो हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा CCA एंड CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और एवेल्युएशंस में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। एंड देन असेसमेंट एंड लर्निंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एंड द एंड टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैंने फुल नोट्स एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट क्या होता है। द टर्म असेसमेंट इज़ द vast diversification or variety of tools that educators, teachers use to evaluate and measure the learning progress and skill acquisition of students। मतलब जो टीचर्स या कोई भी एडुकेटर्स यूज़ करते एक मेजर्स लर्निंग का टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर चीज़ों को। असेसमेंट जो है एक लेटेंट टर्म है जो कि एसिडेयर से बना हुआ, इसका मतलब होता है द शिट विथ। ये एक सिस्टमेटिक बेसिक है जो कि लर्निंग और डेवलपमेंट को इन्हांस करता है बच्चों के बीच में। ये प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होती है, एक डिफाइनिंग होती है, सेलेक्टिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीज़ें को मिला करके असेसमेंट बनता है जो बच्चे के लर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो गैदरिंग और एनालिसिस पे काम करता है। इसमें एक एविडेंस होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जो बच्चे के नॉलेज को, स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसके परफॉर्मेंस को डेवलप करता है टाइम टू टाइम। मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टम वाइज अप्रोच चलता है। इसमें डेटा जो है ऑब्टेन किया जाता है, डिसीजंस को इन्फॉर्म किया जाता है और प्रोग्रेसिव वे में, इम्प्रूवमेंट वे में असेसमेंट को इन्हांस किया जाता है कि बच्चों में जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, टीचर्स, एजुकेटर्स या मेंटर्स जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा इन्वॉल्व हो। असेसमेंट जो है वो हर एक बच्चे पर काम करता है, हर एक बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम करते हैं कि इस बच्चे का क्या नीड है, इस बच्चे का क्या नीड है, इसको समझ में कितना आ रहा है, उसकी एबिलिटीज़ कितनी है। कोई बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, कोई बहुत थोड़ा डल होते हैं, कोई फास्ट एब्जॉर्वर होते हैं, कुछ लेस होते हैं। तो वो असेसमेंट जो वो हर बच्चे पे काम करता है, क्यूजेस के रूप में, टेस्ट के रूप में, डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, असेसमेंट्स ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, या जो स्कूल्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसके थ्रू भी हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। गिब्स के अनुसार 2003 में गिब्स ने बताया था कि असेसमेंट का 6 मुख्य फंक्शन हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि कैप्चरिंग स्टूडेंट्स टाइम अटेंशन, कि स्टूडेंट्स के टाइम को और अटेंशंस को कैप्चर करना, स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्टिविटी को अप्रोप्रिएटली जनरेट करना, टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करना, अटेंशन प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को हेल्प करना उसके डिसिप्लिन में, उसके स्टैंडर्ड में, उसके इक्वालिटी पे मेंटेन करना, जनरेट करना मार्क्स और ग्रेड्स को, और बताना कि क्या बच्चे किस चीज़ में कमज़ोर है और किस चीज़ में अच्छे हैं, उसको इम्प्रूव करना, और अच्छे खासे एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स मतलब कि
डिसीजन मेकिंग, बच्चे एक अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव भी समेटिव भी हो सकता है। फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव जैसे अब हमारे स्कूल से फॉर्मेटिव असेसमेंट या यूनिट टेस्ट होते हैं, F1 F2 यूनिट टेस्ट होते हैं जो वीकली टेस्ट हो सकते हैं, और समेटिव जो एनुअली एग्ज़ाम्स होते हैं 1-2 महीने के डिफरेंसेस में। कुछ लोगों ने, कुछ फिलोसफर ने डेफिनेशन दिया असेसमेंट का कि इट इज़ सिस्टमेटिक कलेक्शन, रिव्यू एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स undertaken for the purpose of improving student learning and development by Polomba and Panta। नेक्स्ट एलन 2004 में बताया उन्होंने कि असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पेरिकल डेटा ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट एवांगेलन हैरिस स्टेफिकन्स 2002 में बताते हैं द वर्ड एसेस कम फ्रॉम द लैटिन एसिजेर विच मीन्स टू सेट beside, literally then to assess means to sit beside the learner। फैंटन ने बताया है कि असेसमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस है असेसमेंट्स के। अब हम एवोल्यूशन के बारे में बात करें। आकलन करना, अब टेस्ट ले रहे हो तो टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा है एवोल्यूशन, कि अब हम एवोल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चे किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हम उसको बच्चे को जज कर रहे हैं इन केस ऑफ उसकी लर्निंग, इन केस ऑफ उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम उनको जज कर रहे हैं, उनके मेजर्स को जज कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा एवोल्यूशन। टेस्ट हम ले रहे हैं वो असेसमेंट हो गया, टेस्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो एवोल्यूशन हो गया, है ना, सिंपल वर्ड। एवोल्यूशन जो है हमारा बताता है कि बच्चों ने हाउ मच या व्हाट वैल्यूज़ में या कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया है, क्या उसकी मेजर्स है क्वांटिटी में या क्वालिटी में, हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ये भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ही होता है, इसमें हम जजमेंट बनाते हैं और बच्चों को फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे एवेलुएट अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक वैल्यू जजमेंट के रूप में काम करते हैं एवोल्यूशंस। सो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन है कुछ फिलोसफर्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो जेम्स एम ब्रैडफील्ड बताते हैं कि एवोल्यूशन इज assignment of symbols to phenomenon in order to characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference to some cultural or scientific standard. According to Singh, evolution is meant appraisal or assessment with respect to some standard. Hills and Russell बोलते हैं कि evolution in education is a process by which we form judgment about the value of the education status or achievement of students. सो ये कुछ डेफिनेशंस है एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। उम्मीद है आपको असेसमेंट और एवोल्यूशंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे असेसमेंट और एवोल्यूशन का एक डेफिनेशन, एक डिफरेंसेस मैंने आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर पर्पस ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है। सो असेसमेंट का मेन जो काम करता है वो टीचिंग के लिए होता है, कि एक स्टूडेंट्स की नीड को, डाइवर्स नीड के बच्चे को समझना, उसको बताना कि उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, उसके प्रेफरेंस को चेक करना। नेक्स्ट इज़ योर लर्निंग, कि असेसमेंट जो है हमारे लर्निंग को भी इन्हांस करते हैं, कि कितना अच्छा असेसमेंट होगा बच्चे उतना अच्छा रिफाइनली अपने नॉलेज को लर्न करेंगे, समझेंगे, स्किल्स को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। असेसमेंट इन्फॉर्म स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स असेसमेंट अच्छा होगा तो प्रोग्रेसिव भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा और टीचिंग प्रैक्टिस भी इन्फॉर्म करेगा। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग को प्रमोट करता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होते हैं, सपोर्ट और केयर करता है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, एडिशनल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड क्वालिटी टीचिंग को प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिव लर्निंग लर्निंग स्टाइल्स एनवायरनमेंट को रिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टीचिंग में और लर्निंग में जो भी होता है उसको फिल्टर आउट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें पर्पस ऑफ असेसमेंट। नाउ द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली अगर हम टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद रिपोर्ट कैसा आता है, या फिर अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, फिर बहुत अच्छा होगा। तो इवैल्यूएशन होता है डायग्नोसिस करना, बच्चों टीचर्स को हेल्प कराता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प कराता है एवोल्यूशन।
रेमेडीज़, प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का, उसको क्लैरिफाई करने में हेल्प कराता है। गाइडेंस प्रोवाइड करा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से एक टाइम टेबल को मेंटेन करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको एवल्यूशन बताता है असेसमेंट के बाद। क्लासिफिकेशन बताएगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किस बच्चे में क्या क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स को भी हेल्प करते हैं ये कि बच्चों में ये खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ नहीं हैं, उसको प्रमोट करना है, नहीं करना है, जो भी है। तो क्लासिफिकेशंस में हेल्प करता है। इम्प्रूवमेंट करेगा टीचिंग में और लर्निंग में। अगर टीचर में अगर प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे टीचर्स को ये टॉपिक कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है कि बच्चे समझ जाए, और बच्चों का भी है कि किस तरह से मुझे पढ़ना है कि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो ये सारे पर्पस हो गए एवोल्यूशंस का एंड असेसमेंट का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये कभी कंटिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रेहेंसिव होती है, सिस्टमेटिक होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। ऑफकोर्स हमारा अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही चल रहे हैं। इफेक्टिव टीचिंग मेथड होती है ये। क्वांटिटी, क्वालिटी और वैल्यू पे काम करता है, जजमेंट और मेजर्स पे भी काम करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट हम यहाँ पे 7 टाइप्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड इज बेस्ड ऑन स्कोप, थर्ड इज एट्रीब्यूट मेजर्ड, फोर्थ इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेटिव गैदर्ड, 5 मोड ऑफ रिस्पॉन्स, 6 नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड द लास्ट बेस्ड ऑन कॉन्टेस्ट। इन क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट की क्या क्या तरीके होते हैं। तो पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस के अकॉर्डिंगली पहला है हमारा प्लेसमेंट एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, सबमिटिव एवेल्युएशन। अगर असेसमेंट अच्छा होगा तो एवेल्युएशन प्लेसमेंट भी हो सकता है, जो स्कूल कॉलेजेस में ऑफ कैंपस, इन कैंपस, आउट कैंपस जो सिलेक्शंस होते हैं बच्चों के अकॉर्डिंगली इंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू। फॉर्मेटिव होता है हमारा मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट जो स्कूल्स में होते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस हो गया हमारा कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हम डायग्नोस कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, टर्म्स टू बी फॉलोड, टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड सबमिटिव हो गया हमारा एनुअल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, ये हमारा हो गया सबमिटिव एवेल्युएशन। अकॉर्डिंग टू स्कोप, टीचर मेड असेसमेंट जो टीचर्स के थ्रू बनाए जाते हैं वो टीचर मेड होते हैं। कुछ ऐसे असेसमेंट्स क्वेश्चंस जो टीचर रेडी करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल भी, और एक स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हाई अथॉरिटी के थ्रू, मतलब हायर, बाहर से बोलते हैं ना, बाहर से क्वेश्चंस पेपर बन के आ रहे, बाहर कॉपी साइन हो रहे, तो कुछ डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंगली, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं, एवोल्यूशंस होते हैं जो बनाए जाते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट मेजर्स अचीवमेंट, कि बच्चे ने कितना अच्छा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या स्किल में उन्होंने मेजर्स को अचीव किया है। नेक्स्ट एटीट्यूड, कि पर्सन्स के फीलिंग्स या ओपिनियंस क्या है किसी सब्जेक्ट को लेकर के। किसी बच्चे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे को पसंद नहीं होते एक्चुअली में, और कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कुछ को साइंस पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है, किसी को हिंदी पढ़ना पसंद है, किसी को संस्कृत पढ़ना पसंद है। तो क्या कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी नज़रिया कैसी है वो हमारे एटीट्यूड में आएगा। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड, कि वो जो पढ़ रहे हैं वो उनमें जो क्षमता है, पोटेंशियल है, लर्निंग और परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ को लेकर के तो हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, तो क्वांटिटी के हिसाब से क्या परसेंटेज या स्कोर्स आ रहा है, और क्वालिटी के हिसाब से क्या डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिस्पॉन्स, कि ओरल है, रिटन है, ये परफॉर्मेंस है, मतलब प्रेजेंटेशंस के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, वेबिनार, वर्कशॉप, सेमिनार्स के थ्रू हमारे रिस्पॉन्सेज कैसा आ रहा है, ओरली, रिटन या फिर प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन में होगा नॉर्म रेफरेंसेस एंड क्राइटेरियन रेफरेंसेस। नॉर्म रेफरेंसेस में मतलब किसी लार्ज ग्रुप में हम किसी रैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल बच्चों में, मतलब कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में
पहला बच्चा वो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है। और क्राइटेरियन रेफरेंस में होते हैं कि एवोल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो किसी कंपैरिजन में नहीं कर रहे कि बच्चे फर्स्ट आ रहे, सेकंड आ रहे, थर्ड आ रहे हैं, मतलब ठीक है, ओवरऑल एवरेज एवरेज है, सारे बच्चे एवरेज गुड है। बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कुछ क्लासेस के अंदर हो गया वो इंटरनल हो गया और क्लासरूम के बाहर असेसमेंट हो रहा है वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा CCA, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसके नाम से काम पर चल रहा है कि ये असेसमेंट है, मतलब हम जो टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों को असेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से है, एक ब्रॉडर वे में है। कॉम्प्रिहेंसिवली है, लर्निंग कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूअस वे में जो भी हो रही लर्निंग हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिवली वे में बिहेवियर एक्सपेक्ट्स, क्यूजेस, प्रोजेक्ट वर्क, टेस्ट, रेगुलर वर्क में हर चीज़ पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छे तरीके से ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है। बच्चे कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड कर रहे, नॉलेज को असेसमेंट बना रहे, असाइनमेंट बना रहे, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, क्रिएटिव डेवलपमेंट हो रही है, इन्हांस नॉलेज को इन्हांस किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रैटेजीज, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को, अप्रोचेस को यूज़ किया जा रहा है पढ़ाने में, इम्प्रूव किया जा रहा है क्वालिटी को, क्वांटिटी को। तो ये हमारा होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसके साथ साथ जो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, एकेडमिक आउटकम अच्छा निकल के आ रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है, टीचर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं CCA के? फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव। फॉर्मेटिव मतलब जो क्लास में टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं या फिर मंथली टेस्ट हो रहे हैं, 15 दिन पर जो टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, क्लास डिस्कशंस हो रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं, ये सारे हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट प्रोजेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, जो कुछ मंथ्स के डिफरेंसेस में होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के डिफरेंसेस में समेटिव 1, समेटिव 2, समेटिव 3। बिहेवियर के असेसमेंट, बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका पार्टिसिपेशन कैसा है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, ये सारे को नोट करके बिहेवियर असेसमेंट को नोट किया जाता है। नेक्स्ट है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट, कि बच्चे डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, एनुअल स्पोर्ट्स हो रहे हैं या फिर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स है CCA के अंदर। इसका मेरिट्स क्या होता है? इंडिविजुअल लर्निंग हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल स्किल्स का डेवलप, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस फीडबैक, अगर कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है तो कंटिन्यूस फीडबैक भी हो रहा है, एग्जाम स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है क्योंकि बीच बीच में थोड़ी कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाती है, एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है लर्नर का, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स और इंटरवेंशन, जो भी लर्निंग गैप्स हो रही है उसको फुलफिल की जाती है। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसमें? चैलेंजेस ये होंगे कि हमेशा हर सारे बोर्ड्स जो होते हैं, मतलब जो CBSE पैटर्न, ICSE बोर्ड, IGSE बोर्ड, जितने बोर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, वो हर कोई ज़रूरी नहीं है कि CCA प्रैक्टिस को फॉलो ही कर रहे हैं। एवोल्यूशंस कभी कभी चैलेंजिंग हो जाती है, केयरफुल प्लानिंग की नीड होती है, टीचर्स स्मार्ट स्किल और ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स पे बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है। स्कोप क्या क्या है बच्चे इसका CCA? लाइफ स्किल है, स्किल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल पॉलिसीज़ है बहुत सारे, वो आपको प्रमोट की जाएंगी, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव होती हैं, स्टूडेंट्स का एवोल्यूशंस होता है, करिकुलम इन्हांसमेंट होता है, को करिकुलर इन्हांसमेंट होता है, ग्लोबली आपको मौका मिल सकते हैं अपने हुनर को तो प्रमोट करने का, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है और साइको सोशल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब सामाजिक स्तर पे भी डेवलपमेंट होता है बच्चे का, बिहेवियर, सपोर्टिव नेचर, ये सब भी मैनर्स, एथिक्स, डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट इज आवर CCE,
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अभी हमने असेसमेंट के बारे में बात किया था, अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज़ अब हम जानते हैं कि हमारा कोई भी अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। जो भी काम हो रहा है वो बच्चों की मद्देनज़र रखते हुए ही काम हो रही हैं, कि हर बच्चे अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। डेफिनेशन है हमारा CCE का NPE 1986 में बोला गया, विच डिक्लेयर्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन शुड इंक्लूड बोथ scholastic and non-scholastic features of evaluation spread over the total duration of instruction time. NCF 2005 बताते हैं, suggest that a school-based continuous and comprehensive evaluation system be formed in order to minimize the stress of our children, create evaluation comprehensive and regular or uniform, give space for teachers for creative teaching, give a tool for recognition and for providing learner with great skills. एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या फंक्शन कह सकते हैं CCE का, ये है कि स्पेस प्रोवाइड कर रहा है टीचर्स को और क्रिएटिव टीचिंग को प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेटर स्किल्स डेवलपमेंट कर रहा है, डिटेक्शन कर रहा है, डायग्नोस्टिक कर रहा है, करेक्शंस कर रहा है, एवोल्यूशन कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, हेल्प कर रहा है फ्यूचर सक्सेस को, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, एग्ज़ाम्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, रेगुलर और पंचुअलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर स्टूडेंट्स का, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी इंकरेज कर रहे हैं पीपल को वर्क कीजिए, डायग्नोस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और उसको रेमेडीज प्रोवाइड करा रहे हैं। फीडबैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट को बच्चों में देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं। डिमेरिट्स की बात करें तो हेवी वर्कलोड आ जाता है हमारे स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे, थोड़ा क्वालिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, स्किलफुल टीचर्स और ट्रेनफुल टीचर्स चाहिए होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये। सो CCA एंड CCE में डिफरेंसेस ये हैं कि इसमें मार्क्स अलॉटेड होते हैं CCA में और CCE में ग्रेड्स होते हैं। CCA स्ट्रेसफुल हो सकते हैं पर CCE स्ट्रेसफुल नहीं हो सकते हैं। CCA लिमिटेड होते हैं, CCE मल्टीपल टूल्स पे काम करते हैं, CCA टीचर सेंट्रिक होता है, तो टीचर्स के अकॉर्डिंगली काम होती हैं और CCE स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट एंड लर्निंग। असेसमेंट एंड लर्निंग में डिफरेंस क्या है? तो लर्निंग एक प्रोसेस होता है, नॉलेज को एक्वायर करना, स्किल्स को और अंडरस्टैंडिंग्स को एक्वायर करना, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, टीचिंग्स के थ्रू एब्जॉर्व करना इन्फॉर्मेशन को, अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को, अपने प्रेफरेंसेस को, अपने एथिक्स को, अकाउंटेबिलिटी को चेंज करना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और असेसमेंट होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी के नॉलेज को, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को एवेल्युएट करते हैं। ये एक मेज़र होता है, एक मेजरमेंट होता है, एक जजमेंट होता है जो कि असेसमेंट के थ्रू, लर्निंग के थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। लर्निंग होगी, पहले हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर हम असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करेंगे तो फिर हमारा एवेल्युएशन होगा। रोल या पर्पस क्या असेसमेंट का लर्निंग में? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो वो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं और असेसमेंट एज लर्निंग तो है ही हमारा। तो समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो हमारा समेटिव वे में होता है, टास्क प्रोवाइड होगी, एक्टिविटीज़ के थ्रू या एग्ज़ाम्स के थ्रू हमारा पर्टिकुलर टास्क को प्रमोट किया, एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, कि बच्चों को नॉर्मली चलते फिरते या ओरली टेस्ट ले लिए, रिटन टेस्ट ले लिए, वीकली टेस्ट ले लिए, तो ग्रुप डिस्कशंस ले लिए, प्रोजेक्ट देख लिए, तो ये तुम्हारा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, जो सेल्फ असेसमेंट हो गया, जो बच्चे खुद से असेस करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आया है, प्रायर नॉलेज को और नए नॉलेज को इन्हांस मिक्सअप करते हुए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो हम असेसमेंट को डायग्नोस्ट करते हैं ओरली, रिटनली
या फिर डिस्कशंस के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं, अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ को बताते हैं, नॉलेज को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं कि हमारा फॉर्मेटिव वे में क्वेश्चनर के थ्रू, इजी वर्कशॉप्स, लैब रिसर्च के थ्रू, डिबेट्स, क्विजेस के थ्रू, वेबिनार, वेबशॉप, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस के थ्रू फॉर्मेटिवली हम अपने नॉलेज को प्रमोट करते हैं, अपने अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं और फीडबैक को प्रोवाइड करते हैं। रियल टाइम होता है, स्टूडेंट का नॉलेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस को भी इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट जब समेटिव असेसमेंट, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स प्रोग्राम्स होते हैं हमारे स्कूल में, तो सबका काम एक ही होता है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव असेसमेंट। इस स्टैटिक असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, जो बच्चे सेल्फ असेस करते, सेल्फ मोटिवेट होने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव असेसमेंट या परफॉर्मेंस असेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन, हैंड ऑन प्रोजेक्ट और फोकस करता है अचीवमेंट पे, परफॉर्मेंस असेसमेंट की परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है असेसमेंट का। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट की क्या मेथड और क्या मेजर्स इसमें चूज़ की जा रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए। पीयर असेसमेंट, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से तो असेस कर रहे हैं अपने आप को, तो उसको पीयर असेसमेंट हो। सो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। तो पहला है टेस्टिंग, मेजरमेंट, और नॉन टेस्टिंग में हमारा है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो फर्स्ट है हमारा टेस्टिंग, इसमें जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट करते हैं स्किल को, नॉलेज को और एबिलिटीज़ को। इसमें MCQs हो सकते हैं, आपके टेस्ट हो सकते हैं, ईजी हो गया, ऐसे हो गया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के थ्रू हम बच्चों का एवोल्यूशन या असेसमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स के ग्रेड सिस्टम्स में या फिर परसेंटेज सिस्टम्स में हम कैसे बच्चों का मेजरमेंट ले रहे हैं, कैसे से बच्चों का आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। फिर नॉन टेस्टिंग मेथड्स में हम फॉर्मल असेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्लास में ही ओरली कुछ क्वेश्चंस कर लिया, पूछ लिया, तो ये हमारा नॉन टेस्टिंग मेथड्स हो गया। इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि बच्चे क्या ऑब्जर्व करें, क्लास का बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्लासरूम सेटिंग्स के बारे में। इंटरव्यूज़ के थ्रू भी हम नॉन टेस्टिंग मेथड में इंटरव्यूज़ अगर हम ले रहे हैं तो बच्चे इंटरव्यूज़ में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ग्रुप की भी क्वालिटी FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इसमें हम ग्रुपिंग में है, ग्रुप डिस्कशन में बच्चे का क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या रोल है, किस तरह से बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।